सर ये एक मामला ऐसा है जो हर एक पुरुष को, हर एक पुरुष के परिवार को और हर एक उस बेटे को, हर एक उस बेटे की माँ को, हर एक उस बेटे की बहन को सुनना चाहिए। वो महिला जो शादी करके आती है वो कैसे इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। आपको अतुल सुभाष जी की घटना के बारे में कब पता पड़ा? 8 तारीख की रात, मतलब 9 तारीख की सुबह मुझे 1:50 पर मेरे भाई का मैसेज आया हुआ था। सबसे पहला मेल था मेरे पास इमीडिएटली आफ्टर माई डेथ। दूसरा मेरे पास मेल है एडवाइस, पूरी ज़िंदगी में मुझे क्या क्या करना है। एक मेल है उसमें जिसमें ये लिखा हुआ है लीगल आफ्टर माई डेथ, सुसाइडल नोट, सुसाइडल वीडियो, सारे लिंक हैं। आपके माता पिता को पता पड़ी होगी? तो पापा बोले नहीं, कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया है। मैंने बोला कि पापा कुछ अच्छा मैसेज नहीं आया है मेरे पास। कौन कौन से केसेस उनकी वाइफ ने अतुल जी पर लगाए थे? केसेस उसके ऊपर 9 केसेस लगाए गए। 302 का केस मर्डर, 377 का केस अननेचुरल सेक्स, 498 ए का सेक्शन दहेज उत्पीड़न, CRPC 125 प्रचलित सेक्शन है, 376 रेप का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का डाटा है जिसमें वो कहती है कि 98% केस जो है वो फॉल्स हैं। आप बता भी रहे हैं कि 98% फॉल केस हैं। 2% केस ऐसे होते भी हैं जहां हम खुद चाहते हैं कि सख्त एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पुरुषों पे इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए, जैसे निर्भया कांड हुआ, इतना तो कड़ा एक्शन होना फांसी चाहिए, पे लटका देना चाहिए, फांसी पे दिन दहाड़े लटकाना चाहिए। ऐसे जो महिलाओं की सम्मान नहीं करते उनके साथ ऐसी घटनाएं करते हैं। लेकिन यही बात जब पुरुषों की आती है, जब पुरुष निर्दोष है, उसने ऐसा कोई घटना की नहीं है, उसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए। और हम पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है। समझो हमारे देश में कुत्तों के लिए कानून है, पशुओं के लिए कानून है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। आप समझो कि उसमें उसने बताया कि रीता कौशिक जज है, वो 5 लाख रुपए घूस मांग रही है। सर डाइंग डिक्लेरेशन है ये, जिसको सबसे बड़ा एविडेंस कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता सर, बिल्कुल सही बात। हम ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हम लड़कियों के खिलाफ हैं। मैं सिर्फ डिमांड करता हूं गवर्नमेंट से कि जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए हमारे देश में। नीमच का केस आपने बताया कि आपके साथ के धाकड़ साहब भी हैं। 498 टी कैफे शुरुआत की उन्होंने। क्यों शुरुआत करी? क्योंकि उसकी जिंदगी उन्होंने खत्म कर दी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी तरीका चल गया है। सिर्फ ये एक केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आज की डेट में लड़की जो है अपने हस्बैंड को मार रही है। पुरुष वर्ग शादी करने से घबरा रहा है। सोशल मीडिया पे रील्स आती है ड्रम को लेके, ब्लू ड्रम को लेके। इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वेलकम टू द पॉडकास्ट शो TWHS एक मुलाकात। मैं हेमंत शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास और रोमांचक होने वाला है। कारण सिर्फ एक है कि हम आज जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पर समानता का आधार हमें दिया जाता है कि भले ही वो महिला हो या पुरुष हो, उनको समानता का आधार है। लेकिन कई बात में और कई किस्तों में कई वर्षों से देखने में आ रहा है कि इस आधार पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं। हम बात करते हैं सन 80s 90s की। उस समय हम देखा करते थे कि महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, हम देखते थे अधिकांश स्टोव से महिला जल जाती थी। किसी परिवार में देखा जाता था उसमें केवल बहू मरा करती थी, उसमें ना सास होती थी, ना ससुर होते थे, ना पति होते थे। उस बात को देखते हुए एक संशोधन 498 ए धारा में किया गया और वो संशोधन आज तक चला आ रहा है। जैसे ही एक कांड हमारे बीच में, बहुत ही दर्दनाक कांड हमने निर्भया हत्याकांड का देखा था, तब इसमें और संशोधन किया गया। वही आज संशोधन होता होता इस स्तर तक पहुंच चुका है कि आज उस संशोधन का महिलाएं दुरुपयोग कर रही है। मैं बात कर रहा हूं उस दुरुपयोग की जो आज पुरुष झेल रहा है। पिछले ना जाने 1 से 2 वर्षों में अनेक आत्महत्याओं के केस पुरुषों के आए हैं। हमने यहां तक कि देखा है पुरुषों को पत्नियों ने जख्मी कर करके मारा है।
2 महीने के पुराने केस है। मैं बताना नहीं चाहूँगा, आप सब जानते हैं, ड्रम वाला केस, बाहर ले जाकर धक्का देने वाला केस, इन सभी केसेस से ये बात स्पष्ट हो रही है कि आज पुरुष पर जो न्याय कानून दे रहा है वो न्यायपूर्ण नहीं है। कारण सिर्फ 498A। इन सबको छोड़कर मैं एक ऐसे केस की बात कर रहा हूं जिसको 7 से 8 महीने हुए हैं। आई थिंक दिसंबर 2024 का केस है। एक इंजीनियर, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि एआई इंजीनियर था, जिसे हिंदुस्तान के 25 एआई इंजीनियरों में से एक माना जाता था। मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष, जो कि बेंगलोर से निवासरत हैं। उन्होंने 2019 में शादी की और उन पर उनकी वाइफ की प्रताड़ना के कारण उन्होंने आत्महत्या को स्वीकारा। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो इस दर्दनाक घटना के साक्षी है। अतुल सुभाष जी मोदी के छोटे भ्राता विकास जी मोदी आज इस नीमच की लाल मिट्टी की धरा पर बिहार से आए हैं और मैं आप सभी दर्शकों के बीच आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। सर, सीधे मैं बात पर आऊंगा। अतुल सुभाष मोदी आज सोशल मीडिया पर एक परिचर्चा का विषय है, क्योंकि उन्होंने उनकी दर्दनाक सुसाइड के दौरान एक वीडियो वायरल किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनके साथ क्या क्या बीता है। आज भी समाज उस बात को नहीं समझ पाया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मामला क्या था? सर, ये एक मामला ऐसा है जो हर एक पुरुष को, हर एक पुरुष के परिवार को और हर एक उस बेटे को, हर एक उस बेटे की माँ को, हर एक उस बेटे की बहन को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश में जो वो महिला जो शादी करके आती है वो कैसे इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, उसके बारे में उस वीडियो में जो जिक्र किया गया है वो एक जीवंत एग्जाम्पल है कि ऐसे कितने अतुल सुभाष जैसे लोग इस दुरुपयोग के कारण फंसे हुए हैं। कितने ही अतुल सुभाष मेरे भाई के बाद और भी सुसाइड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके बावजूद भी ये कानून के ऊपर कोई संशोधन नहीं है हमारे देश में, और कैसे उसको प्रताड़ना की जाती है इस कानून के द्वारा। उसमें उस वीडियो में सभी लोगों ने देखा था कि 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में उसने जो चीज़ें बताई हैं, किस तरह से फॉल्स केसेस लगाए जाते हैं, किस तरह से न्यायपालिका उस केस को सारे एविडेंस होने के बावजूद भी, एक लड़के के एविडेंस को प्रोड्यूस करने के बावजूद भी उस लड़के को न्याय नहीं देती है। उस लड़के से ये कहा जाता है कि आप अगर मुझे मतलब जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका कहती है कि आप मुझे घूस नहीं दोगे तो आप और आपके पूरे परिवार को इसी कोर्ट के चक्कर कटवाती रहूँगी मैं। आप समझो कि इस तरह से प्रताड़ना की जाती है एक लड़के की, वो लड़का जो एक वर्ल्ड के, इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का टॉप 25 एआई इंजीनियर था। इस देश के लिए हो सकता है कि वो कितनी चीज़ें कर सकता था, लेकिन उसको हमारे देश के ये महिला पक्षीय जो एक पक्षीय कानून बना दिया गया है उसको मिसयूज करके उसको सुसाइड पे मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ मेरे भाई की कहानी नहीं है, ये मेरे भाई जैसे कितने ऐसे भाई हैं, कितने ऐसे पुरुष हैं, कितने ऐसे पिता हैं जो इस केस में फंसे हुए हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अतुल सुभाष जी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने उनकी पूरी कहानी बताई थी। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि वास्तविकता में हुआ क्या था। सर, वास्तविकता में ये हुआ था कि 2019 में शादी हुई थी, अप्रैल के महीने में। 2020 में एक बेटा हुआ था और 2021 में वो लड़की छोड़कर आ गई थी। इसका जो प्रमुख कारण है वो प्रमुख कारण है पैसा। वो जो लड़की थी, वो लड़की की जो माँ थी वो निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया। निकिता सिंघानिया और निशा सिंघानिया जो माँ और बेटी है, इन दोनों को सिर्फ मेरे भाई से पैसे चाहिए थे, और पैसा इस वजह से चाहिए था क्योंकि उनको ये मतलब वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनको ये अपना स्टेटस मेंटेन करना था कि मैं अलग होकर कुछ करना चाहती हूँ और अलग होकर दामाद के पैसे से अलग होकर अपने ही जॉइंट फैमिली में लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कुछ किया है, और ऐसा वो प्रेजेंट करना चाहती थी। और वो पैसे के लिए इस हद तक गिर सकती थी, उस पैसे को लेने के लिए वो इस तरह तक जा सकती थी
कि उनको हर एक चीज़ में कुछ भी चीज़ हो जाए, हमारे घर में कोई इवेंट हो जाए या उनके घर में कोई इवेंट हो जाए, उनको एक गोल्ड का पूरा फुल सेट, जो कि आज के डेट में 15 से 20 लाख रुपए का आता है, अच्छा। और 6 जोड़ी कपड़े, वो एक वाइफ को 6 जोड़ी कपड़े चाहिए और उनकी सास को, मतलब मेरे भाई के सास को एक 6 जोड़ी कपड़े चाहिए। इवन दो उसका भाई कुछ नहीं करता है, वो अपने भाई को भी मेरे ब्रदर के घर पर वो कहती थी, फोर्स करती थी कि मेरा ब्रदर जो है वो उसको कोई बिजनेस सेटअप कराने में पैसा दे, या फिर उसको कोई ज़मीन खरीदने, उसको कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दे दे। तो इसके लिए वो प्रताड़ना करती थी, अलग अलग तरीके से प्रताड़ना करती थी। हर बात पर ये कहती थी कि तुम इतना पैसा कमाते हो, तो तुम इतना पैसा कमा के तुम ये एक छोटा सा पैसा अगर दे दोगे, या एक मेरे बेटे को कहीं तुम कुछ काम करवा दोगे, या बिजनेस में पैसा दे दोगे, तो क्या हो जाएगा? अगर तुम इतना ही नहीं कर सकते हो तो तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? ओह, बहुत तुम्हारे लिए इतना छोटा सा पैसा जो है वो क्या मायने रखता है? शादी होने तक, शादी होने के बाद तक अगर वो लड़की आ रही है तो हमें ये नहीं बताया जाता है कि लड़की के नाम पे एजुकेशन लोन चल रहा है। 8 लाख रुपए का वो लड़की एजुकेशन लोन लेकर हमारे घर आती है, इस बात की जानकारी छिपाई गई हमसे। जी। और आप लड़के का सारा स्टेटस देखते हैं, आप लड़के का सब कुछ देखते हैं, आप लड़के नौकरी जहाँ कर रहा है उसका भी वेरिफिकेशन करवाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल कराना चाहिए, क्योंकि आज से मतलब पहले ऐसा होता था कि फॉल्स दिखा दिए जाते थे कि लड़का कहीं और काम कर रहा है, इतना पैसा कमा रहा है। मैं कहता हूँ वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, सही बात। लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान आप इस चीज़ को क्यों नहीं बताते हो, अपनी चीज़ें क्यों नहीं बताते हो लड़के की फैमिली को? 8 लाख रुपए का आप लोन लेकर आ रहे हो। जब लेकर आई, हमें पता चला कि भाई 8 लाख रुपए का लोन लेकर आई है, तो हमने पूछा कि आप ये चीज़ें क्यों नहीं बताया हमें? तो कह रही है आपके लिए 8 लाख रुपए कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप 8 लाख रुपए जो है वो तुरंत चुका सकते हो। तो आप समझो कि एक रीज़न ये नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये हुआ, दूसरा रीज़न आपको बताता हूँ कि एक तो हुआ ये पैसा, दूसरा रीज़न आप समझो कि जब वो बच्चा हुआ, बच्चे को एक माँ एक ऐसी होती है कि अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। जी। जो निकिता सिंघानिया है वो अपने बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती थी। दूध कैसे पिलाती थी? अपने दूध को वो मशीन के माध्यम से 1 दिन पहले 2 दिन पहले निकाल कर रख देती थी, जी। और उस बच्चे को दूध जो है वो जो काम वाली बाई आती है, जी। वो पिलाती थी दूध। बहुत बड़ी बात है। क्यों? मेरे भाई ने उस वीडियो में बताया कि वो किस तरह से रहती थी। आप समझिए कि बच्चे को ग्रोथ के लिए डॉक्टर कह रही थी। मेरे भतीजे का जो है वो वेट कम हो रहा था, तो डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसको दूध नहीं पिलाना है, इसको अब खाना खिलाना है। तो वो खाना नहीं खिलाती थी, क्योंकि बच्चा भागेगा, भागने के लिए माँ को दौड़ के भाग के खिलाना पड़ता है उस बच्चे को, तो वो खाना नहीं खिलाती थी, वो बच्चे को दूध पिला देती थी, इसलिए कि उसका पेट भर जाए तो वो खाना के लिए डिमांड ही नहीं करेगा, तो मुझे भागना नहीं पड़ेगा उस बच्चे के लिए। आप समझिए एक हस्बैंड, एक पिता क्या उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए अपनी वाइफ को नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा सर। उस बच्चे को खाना खिलाने के लिए उस वाइफ को नहीं बोलेगा? जरूर बोलेगा। वो काम वाली बाई, मतलब मेरे भाई ने उसको ये फैसिलिटी दे रखी थी, और ये इनका जॉब भी छूट गया था इनकी अपनी हरकतों की वजह से। ये घर पर रहती थी, और मेरे भाई के यहाँ एक लड़का एक वाइफ को अपना क्या फैसिलिटी दे सकता है? एक फैसिलिटी ये दे सकता है कि भाई उसको खाना नहीं बनाना पड़े, जी। फैसिलिटी दे सकता है कि घर पे उसको काम नहीं करना पड़े। सही बात। वो सारा फैसिलिटी उसको दिया गया था। हमारे घर पे, मेरे भाई के घर पे 3-3 काम वाले लोग करने आते थे। कुक अलग था, जो डस्टिंग वस्टिंग के लिए एक बंदा अलग आता था, और उस बच्चे को टेक केयर करने के लिए एक सुबह से लेकर शाम तक एक काम वाली आंटी आती थी जो उस बच्चे का टेक केयर करती थी। इससे ज़्यादा एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या सुख दे सकता है? अगर आप इसके बावजूद भी आप उस बच्चे को खाना नहीं खिलाते हैं, आप उस बच्चे को टाइम पर दवाई नहीं देते हैं, तो क्या एक हस्बैंड का राइट नहीं है उस वाइफ को बोलने का? कोविड के दौरान, ये 2021 की बात है तो साझा कर रहा हूँ मैं आपको, कोविड के दौरान उनको थोड़ा सा फीवर हुआ,
तो मेरे ब्रदर को ऐसा लगा कि शायद कोविड ना हो जाए हुआ हो, तो इसके लिए उसने बोला कि मैं किसी को बुला लेता हूँ घर से, सो दैट कि मेरे बच्चे का टेक केयर हो जाए। सही बात है। तो उसने प्रेशर करके अपनी माँ को बुलवाया। मेरे भाई को बोला गया कि आप मेरी माँ को बुलाइए। तो मेरे भाई ने उसकी माँ को बुलाया, उसको दिखाने के लिए ले गया डॉक्टर के पास कि कोविड का जांच करवाया जाए। कोविड के जांच के दौरान पता चलता है कि इसको कोविड नहीं है, बट क्योंकि उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो इनके कोई डॉक्टर जो हैं वो एम्स में कोई डॉक्टर हैं, तो उनसे पूछ कर प्रिस्क्रिप्शन लेकर दवाई का जो है वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया गया। उस टाइम पे एक छोटी सी दवाई अगर कोविड से रिलेटेड है तो पूरे मार्केट में नहीं मिलती थी। सही बात है सर, नहीं मिल रही थी। मेरे भाई ने उस कोविड के दौरान पे अलग अलग जगहों से, मतलब समझो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाइक चलाकर जाकर वो मेडिसिन अलग अलग स्टोर से जाकर दवाई लेकर आया। तो उस दवाई को खाने की जिम्मेवारी किसकी होगी? स्वयं महिला की। स्वयं महिला की। वो दवाई टाइम पर नहीं खाती थी, ना बच्चे को दवाई टाइम पर खिलाती थी। तो मेरे भाई ने बोला कि आप जो है वो रिमाइंडर लगा लो, अगर आपको याद नहीं रहता है। आप अपनी माँ से बात कर रहे हो, आप बाकी सारे काम कर रहे हो अपनी माँ के साथ, लेकिन आप बच्चे को दवाई नहीं खिला रहे हो टाइम पर, अब खुद दवाई नहीं खा रहे हो आप। तो एक हस्बैंड को क्या होगा? गुस्सा आएगा नहीं आएगा? गुस्सा आएगा, दुख होगा कि उसके दुख बच्चों को होगा, टाइम पे उसके दवा नहीं मिल रही। और डॉक्टर कह रहा है कि आपके बच्चे का वेट कम हो रहा है, आपको टेक केयर करना है, और वो बच्चे को देख रहा है अपने सामने में कि उसकी वाइफ जो है अपनी माँ से बात कर रही है, लेकिन उस बच्चे को टेक केयर नहीं कर रही, उस बच्चे को खाना नहीं खिला रही। तो मेरे भाई ने उसको कुछ बोला तो उसकी माँ जो है वो कहती है कि आप हमारा टिकट बना दो जाने का। तब से बात चालू हुई। मेरे भाई ने जब वो निकली घर से बाहर, तो मेरे भाई ने उसको सॉरी तक बोला है। उससे ये भी पूछा गया है कि तुम कब तक वापस आ जाओगे। उन्होंने अपना सारा सामान अपना सारा गोल्ड सब कुछ उठा के लेके चली गई। उसके बाद जब ले जाने के बाद मेरे भाई ने पूछा कि मतलब जब वो एयरपोर्ट पर थी, तो मेरे भाई ने टेक्स्ट किया कि पूछे कब आओगे आप। उसने बोला कि अभी मैं एक बार के लिए जा रही हूँ। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि वो वापस आएगी। सही बात। अब इसके जाने के बाद जो है वो वहाँ जाकर क्या चेंज हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, ये हमें नहीं पता। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ी इमोशनल भी है। आपको अतुल सुभाष जी की घटना के बारे में कब पता पड़ा? सर देखो, कब घटना के बारे में मतलब जिस दिन सुसाइड हो गया था उसकी बात कर रहे हो या केस की बात कर रहे हो? जिस दिन सुसाइड हुआ। सर देखो, और किसके माध्यम से पता पड़ा? 8 तारीख की रात, मतलब 9 तारीख की सुबह मुझे 1:50 पर मेरे भाई का मैसेज आया हुआ था। रात को 1:50 सुबह हो गया, मतलब 12 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ। 1:50 9 तारीख लग गई थी। 9 तारीख लग गई थी। मैसेज आए हुए थे और मेरे पास 4 मेल आए हुए थे। तो उस टाइम में मैं सो रहा था, मुझे नहीं पता चला कि ना मैसेज आया ना मेल आया। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया, और अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आने के बाद मुझे ऐसे उसने पूछा कि अतुल सुभाष का कोई सुसाइडल मैसेज आया है। मैंने बोला कि आप कौन बोल रहे हो? तो मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला मेरी बात तो आज दिन में हुई है, मतलब मुझे तो लगा कि कोई प्रैंक कॉल है। प्रैंक कॉल होगा, कोई फेक कॉल होगा। मेरी तो बात शाम को हुई है और बहुत अच्छे से हुई है बात, तो झूठ होगा कुछ। तो मैंने उसका कॉल, मैंने बोला ठीक है मैं देखता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैंने मैसेज देखा, मतलब व्हाट्सएप में देखा तो मैं दंग रह गया। मैं मैसेज देखने के बाद उस बंदे को फ़ोन किया कि आपके पास क्या मैसेज आया है। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, भाई के नंबर पे कोई नहीं फ़ोन उठाया। फिर मैं डर गया। डरने के बाद जो है वो मैंने ऐसे स्क्रॉल किया फ़ोन को, तो मुझे देखा कि 4 मेल भी आए हुए। उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर दिल्ली में था। दिल्ली रहते थे आप? मैं दिल्ली में रहता था। मेरे पास जो 4 मेल्स थे उसमें उसने एक एक चीज़ मुझे बता कर गया कि सबसे पहला मेल था मेरे पास कि इमीडिएटली आफ्टर माई डेथ, हेडिंग था ये। देखते ही आप बहुत शौक हो गए। सबसे पहला मेल मेरे पास ये आता है और उसमें 15-16 पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
दूसरा मेरे पास मेल है एडवाइस, पूरी ज़िंदगी में मुझे क्या क्या करना है काम, वो है। एक पुरुष होने के नाते। हाँ, एक पुरुष होने के नाते, एक भाई होने भाई के होने के नाते, नाते। एक बेटे होने के कारण मुझे क्या क्या अपना फर्ज निभाना है। हम्म। एक मेल है उसमें जिसमें ये लिखा हुआ है लीगल आफ्टर माई डेथ, जिसमें उसमें सारी लीगल चीज़ों के बारे में मुझे बता कर गया है, मेरे पास सारे एविडेंस छोड़ कर गया है। जो उसने कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए हैं वो सारे एविडेंस हमारे पास है, सारे की सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। उसने क्या क्या प्रोड्यूस किए हैं वो भी हैं। सुसाइडल नोट, सुसाइडल वीडियो, सारे लिंक हैं। वो सारी ये सारे मेल्स उसने भेजे हैं। उसने कंपनी में भी एक मेल भेजा है जिसमें वो लिखा है कि आगे 2 महीने का काम मेरी टीम के पास है, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे जाने के बाद। बहुत बड़ी बात है। उसने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को उसने, आप देखे होंगे उस वीडियो में कि एक प्लानिंग करके उसने एक टास्क बनाया था कि मुझे क्या क्या करना है, और एक वर्ड लिखा था लास्ट में, डिस्ट्रॉय आई, मुझे अपने आप को ख़त्म करना है। मतलब इतना परेशान, इतना इतनी टिक मार्क करके, मतलब आप समझो उसके बोर्ड पे टिक मार्क किया हुआ है कि दैट आई नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क ऑन 8th of December, एंड एट द एंड उसमें उसमें ये भी लिखा है मुझे 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना सोचना खुद के सुसाइड को लेकर, मतलब बिल्कुल ही टूट चुके थे वो। सर देखो, टूटना मतलब, मैं तो कहता हूँ कि ये एक मैसेज था लोगों को जगाने के लिए। ये भारत हिल गया इस सुसाइड के बाद, इस वीडियो को देख के। कोई ऐसी जो एक सही माँ होगी वो सबने रोया है। आपके माता पिता को पता पड़ी होगी, उनका क्या रिएक्शन रहा होगा? सर मेरे पास जो है वो 2 समथिंग मिनट पे मेरे पास कॉल आया था। मैं 3 बजे तक ये समझ पाया कि ये सच में ऐसा कुछ हुआ है या कर रहा है। और मेरे पास जो पहला मेल था उसको मैंने पढ़ा, उसने लिखा है कि मुझे कैसे पापा को बताना है कि इस चीज़ के बारे में। बट ये भी आपको भैया बता के गए कि हाँ, आपको पापा को किस तरह से बताना है। तो आप समझो, लेकिन वो चीज़ मैं फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि ये चीज़ मेरे से हो ही नहीं सकता था। नहीं, संभव नहीं, कोई से भी नहीं हो सकता है। और ना मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता था खुद से। तो मैंने इमीडिएटली पापा को फ़ोन किया कि, और मैंने पापा को बोला कि पापा आपके पास कोई मैसेज आया भैया का? मैंने ऐसे पूछा तो पापा बोले नहीं, कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया है। मैंने बोला कि पापा कुछ अच्छा मैसेज नहीं आया है मेरे पास। फिर पापा मेरे से पूछे कि क्या आया है मैसेज, बताओ मुझे। फिर मुझे बताना पड़ा। फिर हमने तुरंत, जो इमीडिएट फ्लाइट थी, फिर हमने इमीडिएटली फ्लाइट जो है वो लेकर के, मैंने फादर का टिकट और मदर का टिकट जो है वो बनाया पटना से, और मैं दिल्ली से गया। उसने यहाँ तक प्लानिंग करके वो गया था, यहाँ तक मुझे, मतलब आप समझो कि मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था कि उसने वो चीज़ नहीं बता के गई है मुझे वो चीज़ नहीं करना है, मतलब एकदम पॉइंट वाइज कि मुझे क्या क्या काम करना है। क्योंकि वो नॉर्मल जो है वो एक छोटा मोटा इंजीनियर नहीं था। आप समझो वर्ल्ड के टॉप 25 AI इंजीनियर में से, जिसके पास समझो कि आज इंडिया जो है वो AI पे काम कर रहा है, और वो वर्ल्ड के टॉप 25 AI इंजीनियर में से था। तो आप समझो उसका दिमाग कहाँ तक चलता होगा। हम उस व्यक्ति को खो चुके हैं, हमारा देश उस व्यक्ति को खो चुका है जो इस पोजीशन पे था। आप और फादर मदर बेंगलोर पहुंचे? बिल्कुल, मैं पहले पहुंच गया था और मेरे फादर और मदर 1 घंटे बाद पहुंचे थे। फिर वहाँ से उन्हें आपके पैतृक गांव? नहीं, हमने पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस आई हुई थी ऑलरेडी, क्योंकि जिस व्यक्ति से मैंने बात करी थी उसको मैंने ऑथराइज़ किया था कि आप दरवाज़ा तोड़ो और देखो क्या है क्या नहीं है, और फिर पुलिस को आपने इन्फॉर्म उनको करो, और मैं ऑथराइज़ आपको व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ। तो मैंने उनको ऑथराइज़ किया था सारी चीज़ें। फिर पुलिस वहाँ आ गई थी। फिर हमने FIR दर्ज करवाई, फिर बॉडी को उतारा गया और फिर जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो सारा हमने वहाँ पे किया, दाह संस्करण जो होता है वो वहाँ। फिर हम अपने पैतृक गांव बिहार आए। बिहार में बाकी जो संस्कार होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने खुद किए।
और उसके बाद जो है वो एक मिशन है ये कि मैं अपने अतुल सुभाष जैसे भाई को, और भाई ना इसमें बने और ना ही कोई और अतुल सुभाष बने। इतना सब बीता उनके ऊपर, कौन कौन से केसेस उनकी वाइफ ने अतुल जी पर लगाए थे? सर केसेस उसके ऊपर 9 केसेस लगाए गए। 9 केसेस में जो मेजर जो होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 302 का केस मर्डर, 377 का केस अननेचुरल सेक्स, 498A का सेक्शन दहेज उत्पीड़न, CRPC 125 जो भरण पोषण भत्ता वो, इसके अलावा DP3 DP4 ऐसा कुछ कहा जाता है, मतलब दहेज का लेना देना, और भी 3-4 सेक्शंस थे। मेजरली मैं आपको इसमें कवर कर रहा हूँ। आपने 302 केस की बात की, ये तो केस मर्डर का है, मर्डर वाली तो कोई बात ही नहीं थी, तो ये केस 302 क्यों लगाया गया? सर 302 इसलिए लगाया गया क्योंकि 2019 में इसके फादर एक्सपायर कर गए थे, जब शादी होने के कुछ महीनों के बाद। तो कुछ महीनों के बाद जब ये शादी के बाद जब वो एक्सपायर कर गए थे, तो इनका ये कहना था 2021 के एंड में या 2022 के स्टार्टिंग में इन्होंने जो सारे केसेस लगाने शुरू किए, उसमें ये इन्होंने लगाया 302 का केस। उसमें ये कहा गया कि हम लोग मतलब हमारी फैमिली उनसे 10 लाख रुपए का दहेज मांगा करती थी, 10 लाख रुपए का दहेज मांग रहे थे, और हम प्रताड़ित कर रहे थे उनके फादर को, इसलिए उनका हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तो ये जो है वो 302 का केस लगाई। जबकि मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 302 का केस था ये फॉल्स था। कैसे फॉल्स था इसको प्रूफ भी किया गया। कैसे प्रूफ किया गया कि उनका जो केस था, उनके जो फादर का केस था वो ये था कि 10 साल पुराना उनको हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा था, और ये जो हार्ट का प्रॉब्लम है ये एम्स दिल्ली से चल रहा था। तो जब ये इन्होंने देखा कि मैं खुद फंस जाऊंगी 302 के केस में, कि मैंने 302 का केस लगा दिया है, तो जब ये फंसने के कगार पे थी तो इन्होंने केस को विड्रॉ कर लिया, 302 का केस। तो मैं आपके माध्यम से सभी जो आपके दर्शक हैं उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप किसी लड़की द्वारा ये 302 जैसे सेक्शन को लगवा देते हो, कोर्ट रूम में 302 का केस चलता है, उसके बाद वो आप विड्रॉ कर लेते हो क्योंकि आपको पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। सही बात। और उसके ऊपर विड्रॉ करने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो कैसे एक कोर्ट रूम महिलाओं को आरक्षण, मतलब महिलाओं को प्रिविलेज देता है? ये आप सभी को सोचना चाहिए कि प्रिविलेज इस तरह से कि अगर आप कोर्ट का 1 मिनट का भी समय ले लेते हो तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। लेकिन महिला विरोधी ये महिलाओं लोग जो ये फॉल्स केसेस डालती हैं, तो इसमें कोर्ट रूम का समय बर्बाद नहीं होता है। वो अगर केस विड्रॉ भी कर लें तो उनको कोई सज़ा नहीं है हमारे देश में। पुरुष भी ऐसे केस विड्रॉ कर सकते हैं? पुरुष अगर केस विड्रॉ करते हैं तो उनके ऊपर शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उनको पेनलाइज किया जाए। ये हमारे कोर्ट रूम की व्यवस्था है। हमारे केस में या और भी सुप्रीम कोर्ट तक का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसमें 498A के फॉल्स केसेस के सारे चीज़ें प्रूफ होने के बाद कि लड़की ने फॉल्स केस लगाए हैं, लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं है हमारे देश में। 302 के केस के अलावा जो भी केस लगे थे, ये केस लगने के बाद अतुल सुभाष जी की कंडीशन किस तरह रही? क्या वे जब अपनी जॉब से बिहार घर आते थे तब क्या वो उदास रहते थे? क्या उनके मस्तिष्क पर वो पीड़ा दिखती थी? सर उनके जब वो बिहार आते थे, कोर्ट केस के दौरान ही वो बिहार आता था, क्योंकि कोर्ट मतलब आप समझो कि 2 साल के अंदर जो है वो 40 से ज़्यादा बार उनकी डेट्स लगाई गई हैं। उसमें वो बेंगलोर से जौनपुर जाता था, और जौनपुर से ऐसा होता था कि कई बार जो है वो कोर्ट में जज साहब नहीं आए। कई बार ऐसा होता था कि आज कॉन्डोलेंस है, कोई एडवोकेट मर गया है। कई बार जो है वो लड़की नहीं आई है, तो नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलती थी। तो मान के चलिए 1 हफ्ते बाद की डेट की मिली, तो वो 1 हफ्ते जो है वो मेरा भाई घर पर आता था। हमें कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ
या मेरे फैमिली को कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसा सोच रहा है या ऐसा कुछ कदम उठाने वाला है। आपको पता था केस के बारे में, घर केस परिवार के बारे में सबको पता था, केस के बारे में, क्योंकि ऐसा है कि 498A सेक्शन जो है वो हमारे ऊपर भी लगा हुआ है, मेरे फादर के ऊपर भी लगा हुआ है, मेरी मदर के ऊपर भी लगा हुआ है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो मेरे ऊपर भी लगा हुआ है, मेरे फादर के ऊपर भी लगा हुआ है, मेरी मदर के ऊपर भी। जबकि आप तो वहाँ साथ रहते ही नहीं थे। सर मैं आपको बताता हूँ, मैं निकिता सिंघानिया से सिर्फ 2 दिन मिला हूँ, पूरे शादी से लेके आज तक की डेट तक मैं सिर्फ 2 दिन मिला हूँ, आज तक मैंने कभी नहीं मिला हूँ। मेरे फादर साहब सिर्फ 4 दिन मिले, आज तक कभी नहीं मिले, लेकिन उनके ऊपर भी 498A है और डोमेस्टिक वायलेंस है, और आज की डेट तक भी है। ऐसा नहीं है कि हम मेरे भाई के जाने के बाद जो है वो केसेस ख़त्म कर लिए गए हों या विड्रॉ कर, नहीं, आज भी इस चीज़ों के सेक्शंस जो है हमारे ऊपर लगे हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना मिसयूज हो सकता है इस सेक्शन का। मैं आपके माध्यम से ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश की पुलिस जो 498 का सेक्शन लड़की लिखवाने आती है उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जाता है? 377 जैसे सेक्शंस लगा दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे हीनियस क्राइम सेक्शंस को लगाए जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड प्रताड़ित हो सके। 377 आप समझो अननेचुरल सेक्स का सेक्शन है, जो आप एक शादी के होने के बाद एक बच्चा है उसका, कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हो कि ये अननेचुरल सेक्स? किस आधार पे इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है? बहुत ज्यादा प्रचलित सेक्शन है 376 रेप का अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट का डाटा है जिसमें वो कहती है कि 98% केस जो है वो फॉल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट इसे कह रही है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का डाटा है। 97%, 98% फेक केसेस, फेक केसेस हैं। इसके बावजूद भी वो आप समझो कि उस लड़के के ऊपर क्या होता है, लड़के को सबसे पहले जेल में बंद किया जाता है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। चाहे वो नौकरी कर रहा हो नहीं कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले अगर उसमें नाम अगर उसके फादर का भी आ गया तो फादर को भी जेल हो जाएगी, मदर का आ गया मदर को भी जेल हो जाएगी। अगर किसी लड़की ने ऐसे जनरली लिखा दिया कि इस लड़के ने मेरे साथ रेप किया है, ऐसी घटना की है, हाँ, और इसमें इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व थी, हाँ, केवल इस आधार पे पूरे फैमिली को अंदर। अब आप समझो ये अंदर तो हो गए, उसके बाद जज साहब के पास जाओगे बेल लेने के लिए, आपका वकील जाएगा बेल लेने के लिए, तो जज साहब इस बात पे बेल को खारिज कर देंगे कि ये सबसे बड़ा हीनियस क्राइम है, आप जेल के अंदर ही रहोगे। सर ऐसी घटनाएं अगर होती है तो दिखती है, वो तो संभावित केस बनते हैं। आप बता भी रहे हैं कि 98% फॉल केस हैं, 2% केस ऐसे होते भी हैं जहां हम खुद चाहते हैं कि सख्त एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पुरुषों पे इतना कड़ा एक्शन होना चाहिए, जैसे निर्भया कांड हुआ, इतना तो कड़ा एक्शन होना फांसी चाहिए, पे लटका देना चाहिए, फांसी पे दिन दहाड़े लटकाना चाहिए। ऐसे जो महिलाओं की सम्मान नहीं करते उनके साथ ऐसी घटनाएं करते हैं। लेकिन यही बात जब पुरुषों की आती है, जब पुरुष निर्दोष है, उसने ऐसा कोई घटना की ही नहीं है, बेवजह कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी लड़के को फंसाता है या किसी एक्स पर्सन के कारण उसको फंसाता है, उसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए। सर मैं आपको डाटा दे रहा हूँ, आप समझो 2% के लिए तो सारे कानून है, बिल्कुल है। जो 98% फॉल्स केसेस डाल दिए गए हैं, ये 98% के लिए एक भी कानून नहीं है। हमारे देश के आज़ादी के 78 साल हो गए और हम पुरुष के लिए एक भी कानून नहीं है। समझो हमारे देश में कुत्तों के लिए कानून है, पशुओं के लिए कानून है, पशु मंत्रालय है, मछली पालन मंत्रालय है, लेकिन एक पुरुष आयोग नहीं है, महिला आयोग है, पुरुष आयोग नहीं है। और हम पुरुष होकर पुरुषों की अपनी ही बात नहीं करते हैं। यह हमारे समाज की विडंबना है। हमारे समाज में हमारे पॉलिटिशियंस ने हमें ऐसे समझा दिया गया है कि महिलाएं ही प्रताड़ित होती हैं, और जब होती थी तो आपने सारे कानून बनाए, लेकिन अब लड़के प्रताड़ित हो रहे हैं तो आपको कानून चेंज करना चाहिए था, और अभी तक आप सरकार सो रही है। इनके पास डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो करके जो है उसका पूरा डाटा है, 2023 तक का डाटा है, जिसमें 3 गुना मेन जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अगर मर्डर की बात कर लें तो 4 गुना है ये रेशियो,
मतलब अगर आज की डेट की बात करें तो हर 4 मिनट में या 4.5 मिनट में एक पुरुष मर रहा है। ये डाटा है। इसके बावजूद भी अगर सरकार सोई हुई है तो इस सरकार को जगाने का काम जो है वो सिर्फ जनता कर सकती है। सही बात। इस जनता के पास इतना पावर है कि ये सरकार को चेंज भी कर सकती है, सरकार के ऊपर प्रेशर भी बना सकती है और सरकार को कानून लाने पे मजबूर भी कर सकती है। मैं आपके माध्यम से ये भी पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं पूरे इंडिया में जिनको ये पता है कि इंटरनेशनल मेन डे भी होता है और वो कब होता है, किस डेट को होता है? किसी को नहीं पता होगा, लेकिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे सबको पता है। सर, एनसीआर की रिपोर्ट 15% फॉल्स केस बता रही है, इस पर आपका क्या कहना है? सर, एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है अभी तो आजकल जो है वो गवर्नमेंट पब्लिश ही नहीं कर रही है, पता नहीं क्या छिपाना चाहती है। अभी तो रिसेंट में डेटा आपको देना हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 98% खुद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फॉल्स केस है। 95.34% 498A का फॉल्स केस है। 95.34% सुप्रीम कोर्ट का डाटा है। अगर इसके बावजूद भी हम सोसाइटी में रहकर इस चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं कि पुरुषों के लिए भी एक कानून होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी कोई आयोग होना चाहिए, और ये जुडिशरी सिर्फ एक तरफा फैसला कर रही है। आपके माध्यम से एक केस का मैं विवरण करना चाहता हूँ। अभी रिसेंट की ही केसेस हैं और ये बहुत बड़ा केस है। एक आईपीएस महिला या आईएएस महिला, उन्होंने अपने हस्बैंड को 104 दिन के लिए जेल भेजा, अपने ससुर जी को 108 दिन के लिए जेल भेजा, या अपोजिट, मतलब 108 104 हस्बैंड को भेजा और ससुर जी को भेजा। जी हाँ, हो सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये केस फॉल्स है और ये मान लिया गया। इस पर पता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्या सज़ा दिया? उस महिला को, महिला जो आईपीएस या आईएएस थी, उन्होंने कहा कि आप एक अपोलॉजी लेटर लिखो और अपोलॉजी लेटर जो है उसमें लिखो कि ये चीज़ हमसे गलती हो गई थी, इसलिए हमने दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से कि उस 104 दिन और जो इतने सालों से वो बंदा लड़ाई किया इस जुडिशरी से, शुरू से लेकर अंत तक, उस टाइम का, वो जो पैसे खर्च किया होगा उसका, वो जो टाइम उसका गया, जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उसके वो कमा सकता था, इस देश के लिए कुछ कर सकता था, उस टाइम का, उस पैसे का, उसका लाइफस्टाइल चेंज करने का, उसके जो सोसाइटी में इज्जत गई उसका, वो जो जेल में रह के आया उसका, हु इज अकाउंटेबल? सही बात। और बदनामी हुई जो अलग, सोसाइटी में बदनामी हो उसका, हु इज अकाउंटेबल? क्या ये समय नहीं आ गया है कि हम जुडिशरी को अकाउंटेबल करें? क्या ये समय नहीं आ गया है कि पुलिस को अकाउंटेबल किया जाए? क्या ये समय नहीं आ गया है कि वकीलों को अकाउंटेबल किया जाए? आज हम एक टैक्स गलत रिटर्न फाइल कर दिया किसी ने, आपके ऊपर नोटिस आ जाते हैं कि साहब आपने गलत फाइल किया, यू आर अकाउंटेबल। बट जुडिशरी को अकाउंटेबल नहीं किया जाता। मेरे भाई के केस में मतलब मेरे भाई ने तो पूरा सारी चीज़ें बताई गई है। आप समझो कि उसमें उसने बताया कि रीता कौशिक जज है, वो 5 लाख रुपए घूस मांग रही है। उन्होंने वीडियो में सब चीज़ें बोली थी। आज उसका प्रमोशन हो गया सर। हमारे देश की जुडिशरी है, उसको प्रमोशन कर देती है। इंटरनल इंक्वायरी बिठाई जाती है, लेकिन इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती बाहर, जबकि विक्टिम खुद बता रहा है, लाइव वीडियो दे रहा है। सर, डाइंग डिक्लेरेशन है ये, जिसको सबसे बड़ा एविडेंस कहा जाता है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता सर, बिल्कुल सही बात। तो हमारे देश की कानून व्यवस्था क्या है? आज वो लड़की निकिता सिंघानिया जॉब कर रही है, उसको कुछ नहीं हुआ। आप समझो, जस्ट रिवर्स कर दो जेंडर को, एक लड़की मर जाती लड़के के यहाँ सुसाइड करके, तो पूरा फैमिली लड़के का, सिर्फ हस्बैंड नहीं, उस पूरे परिवार को जेल के अंदर रहना पड़ता, बेल तक नहीं मिलती उसको। न्याय व्यवस्था समान नहीं है, ना न्याय व्यवस्था समान है, ना कानून समान है। ये पक्षपात जो चल रहा है, इससे हम पुरुषों को ही खतरा है और पुरुष समाज ही नहीं जागा हुआ है। आज निर्भया जैसा कांड में इतना बड़ा मुहिम चलाने वाले हम लड़के नहीं खड़े होते उनके साथ, तो क्या ये कानून चेंज हो गया होता? इस आंदोलन को बनाने वाले में
लड़कों का साथ है, साथ था, बिल्कुल साथ। लेकिन आज पुरुष मर रहा है, कोई महिला साथ खड़ी हो रही है? हम ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हम लड़कियों के खिलाफ हैं। मैं सिर्फ डिमांड करता हूं गवर्नमेंट से कि जेंडर न्यूट्रल लॉ होना चाहिए हमारे देश में। समाज और आपका गांव इसको किस नज़रिए से देख रहा है? सर, हमारा समाज हम दोनों भाइयों को, हमारे पूरे परिवार को सब जानता है, और ये समाज जो है वो सब हमारे साथ खड़ा हुआ है। आज मैं यहाँ पे हूँ अपने माता पिता को छोड़कर, वो सिर्फ समाज की वजह से हूँ। मुझे पता है कि हमारे समाज जो है वो मेरे फादर और मदर का टेक केयर कर लेंगे, और मैं सिर्फ इसी मुहिम से बाकी जो मेरे भाई हैं उन सब से जो है वो मैं उनको बचाने के पीछे लगाऊं। आपके जहन में ये मुद्दा कब बना कि मैं अब मेरे जैसा भाई किसी को और को नहीं बनने दूंगा? सर, मेरे भाई ने जो चीज़ें करी हैं, वो अगर 5 लाख रुपए देना होता अगर उसको जज को, तो वो 5 लाख रुपए देने के लिए सक्षम था, 5 लाख रुपए दे सकता था वो। लेकिन वो चीज़ें उसने नहीं करी है। वो बचपन से पढ़ाई के मामले में कभी किसी को भी कोई डोनेशन देकर पढ़ाई नहीं करी है, ना किसी कॉलेज में, ना किसी जगह, सब कुछ अपनी मेहनत से किया है। तो 5 लाख रुपए अगर मैं दे देता, मेरा भाई दे देता, तो आज ये क्रांति नहीं फैली होती। तो उसका जो माइंड था वो मैं समझता हूँ कि उसने ऐसा किया है तो उसने अपने भाइयों के लिए किया है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। उसने जो किया है, उसके बाद देखे हो कि सारे न्यूज़ चैनल्स वाले, सारे मीडिया, वो अपना ये चीज़ जो था कि महिलाओं का ही न्यूज़ हम लोग देखते थे आए दिन, कभी पुरुषों का न्यूज़ नहीं देखते थे। आज सिर्फ पुरुषों का न्यूज़ चलता है, महिलाओं का न्यूज़ नहीं है, क्योंकि महिलाएं ये सारे फॉल्स केसेस डाल रही हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है, ये पॉलिटिक्स से ऊपर की लड़ाई है। सही बात। आज हम मेरे भाई जैसे अतुल सुभाष को एआई इंजीनियर में पता नहीं क्या कर सकता था, उस समाज ने उस बेटे को खो दिया। तो ऐसे कितने लोग होंगे, कितने डॉक्टर होंगे, कितने वकील होंगे, कितने भाई मेरे जैसे होंगे जो इस केस में, फॉल्स केसेस में फंसे हुए हैं आज के डेट में। आपके साथ अतुल जी के जाने के बाद, जब मेरे हिसाब से अगर सोचना एक सामान्य नागरिक के रूप में मैं सोच रहा हूँ, अतुल जी जब चली गए तो क्या इस केस समाप्त हो गया? आपके ऊपर से सारी धाराएं हट गई? नहीं, हमारे ऊपर आज भी 498 है और डोमेस्टिक वायलेंस है। मेरे फादर के ऊपर है, मेरी मदर के ऊपर है, मेरे भाई का केस एज इट इज चल रहा है, अभी डिवोर्स भी फाइनल नहीं हुआ। अभी भी आप ही गुनहगार हैं। उनकी सुसाइड के बाद भी सामने वाले पक्ष पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही? सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी वो आज की डेट में भी एसेंचर इंडिया में जॉब कर रही है। आप समझो ना कि अगर लड़के के ऊपर केस हो गया होता तो सबसे पहले ये कॉर्पोरेट जो है उस लड़के को जॉब से बाहर निकाल देती है। सुसाइड के बाद तो उस महिला पर भी केस हो ही गया होगा आपके द्वारा? सर, मैंने केस किया हुआ है, लेकिन अभी भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। दिसंबर 2024 से लेकर आज हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं। इस दौरान तक अभी तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, या कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो उनके पास नहीं है, अभी तक पुलिस के पास मिले हैं, तो इसी वजह से चार्जशीट नहीं सबमिट हुई है। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे देश में जो कहा गया है कि प्रोसेस जो है जुडिशरी का वो ऐसा है कि पता नहीं कब आपको न्याय मिलेगा। और मेरे भाई ने बहुत सारी चीज़ें लिख के गया है वो सुसाइड नोट में कि अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो उसकी अस्थियों को एक गटर में बहा देना। हमने उसकी अस्थियां आज तक रखी हुई, जबकि हिंदू में ऐसा कभी नहीं होता कि उसकी अस्थियों को, किसी की अस्थियों को घर में रखा जाए। बहुत बड़ी बात है। ये उसकी अंतिम इच्छा थी। आपको पता है कि कब वो अस्थियां आप विसर्जन कर पाएंगे? पता नहीं है। आप समझो कि उसने अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट्स रखे गए हैं जो 18 साल में जब वो हो जाए तो मुझे उसको देना है, लेकिन उस बच्चा पता नहीं मुझे जानेगा नहीं जानेगा, मुझे मिलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। हमारी जुडिशरी कहती है कि दादी जो है उस बच्चे के लिए स्ट्रेंजर है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट। हम कस्टडी के लिए बच्चे के लिए हेबियस कॉर्पस में गए थे जिसमें बताया गया कि दादी जो है उस बच्चे के लिए स्ट्रेंजर है, तो कैसे मिलेगी भाई? कौन सा क्या बिलीव करें हम न्यायपालिका के ऊपर? आप अब
क्या क्या कदम उठा रहे हैं जिससे आपको सर न्याय मैं मिलेगा? आपके माध्यम से इस सोसाइटी को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शायद ये सोसाइटी जागे। मुझे अगर सिर्फ केस ही लड़ना है तो मैं तो सिर्फ केस लड़ता, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ कि मेरे भाई जैसे और कोई भाई ना बने, कोई और ऐसा परिवार ना बढ़े आगे कि उसको ऐसा चीज़ सामना करना पड़े। आप क्या न्याय की उम्मीद रख रहे हैं अब? क्या आपके ऊपर और आपके माता पिता पर जो धाराएं लग रही हैं वो हट जाएं? क्या ये न्याय आप चाहते हैं, या आप 490A सेक्शन में परिवर्तन चाहते हैं? सर सिर्फ मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर से ये चीज़ हट जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने इस मेरे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर ये जितनी धाराएं लगाई हैं, इन जितनी धाराओं के ऊपर जितने साल की सज़ा है, वो उतने साल की सज़ा उस व्यक्ति को और उस महिला को मिलनी चाहिए। पहला ये न्याय होगा मेरे लिए। अगर हम गलत हैं तो मेरे पूरे परिवार को, मुझे, मेरे फादर को, मेरी मदर को फांसी की सज़ा सुना दी जाए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा मेरे लिए ये है कि ये तो हुआ सिर्फ मेरी पर्सनल चीज़ें, लेकिन इसके अलावा जितने ऐसे केसेस हैं, जितने ऐसे फॉल्स केसेस हैं, अभी इस यात्रा के दौरान हमने बहुत सारे कोर्ट रूम में गए, जो जिले स्तर पे कोर्ट्स हैं, उन सब से हमने डेटा फाइंड आउट किया है, जिसमें 4000 के आसपास जो केस चल रहे हैं वो उज्जैन में चल रहे हैं। और वहाँ के वकील, वहाँ के जो लोग हैं, उनसे हमने बातचीत करी, उसमें बताया उन्होंने कि 99% केस फॉल्स है। ऐसा वकीलों का कहना है। ऐसा वकीलों का कहना है, लेकिन उनका प्रोफेशन है। उन्होंने बोला कि हमें तो दोनों तरफ से लड़ना है। हाँ, उनका काम है, उनका काम है वो, लेकिन सच्चाई ये है, कानून व्यवस्था ऐसी है। कानून व्यवस्था ऐसी है। लेकिन अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, कभी पुरुषों को नहीं बचा पाएंगे। सर नीमच से हम लोग शुरुआत से ही हमने हर जगह से हमारे पास लोग जुड़ रहे हैं। हमने अपने सारे स्टॉप्स जो हैं वो कहाँ कहाँ हमें रुकना है हमने डाले हैं। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं के धाकर जी, जिन्होंने 498A के सेक्शन के नाम पे उन्होंने एक टी कैफ़े रखा है, 498A टी कैफ़े। वो हमारे साथ हैं, हमारे इस मुहिम में वो हम शुरू से हमारे साथ हैं। आज हम नीमच में बैठे हैं। नीमच का केस आपने बताया कि आपके साथ के धाकड़ साहब भी हैं। 498 टी कैफ़े हाँ शुरुआत की उन्होंने। हाँ, क्यों शुरुआत करी? क्योंकि उसकी ज़िंदगी उन्होंने ख़त्म कर दी। न्याय चाहते हैं वो भी। बिल्कुल न्याय चाहते हैं, और न्याय मिलेगा भी। अगर मैं मानता हूँ अगर न्याय भी मिलेगा, वो भी मेरे साथ जुड़ के ये चीज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोनों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि लोगों को जागरूक करना है। अगर इनको न्याय मिलता है हाँ, तो क्या ये पूरी तरह से 498 केस जो लगता है उससे बरी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारे जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है लोगों को। और मैं बताना चाहता हूँ, इसके जो लिखा जाता है 498 में कि जो फाइनल ऑर्डर होता है उसमें ये लिखा जाता है, हमने ये पाया कि साक्ष्यों के आधार साक्ष्य जो हैं वो पूरे तरह से जो है वो पाए नहीं गए हैं, इस वजह से इनको बरी कर दिया जाता है। तो आप ये समझो, जो डिफर्मेशन का केस लगाने की बात होती है वो ये बंदा नहीं लगा सकता, क्योंकि ये प्योरली फ्री नहीं हुआ है। साक्ष्यों के आधार पर जो है वो पूरा नहीं मिला, इसलिए वो अभी मैं इनको बरी कर रही हूँ। लेकिन अगर साक्ष्य इन फ्यूचर मिल गया तो यू आर एक्यूज्ड, आप एक्यूज्ड हो। सर इसी में अभी कुछ समय पहले एक केस हमारे सामने आया था। इंदौर का केस है, सभी समझ रहे हैं इंदौर का नाम लेते ही। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, शादी होती है बड़े धूमधाम से, माता पिता कराते हैं, परिवार प्रफुल्लित रहता है। लड़का लड़की हनीमून के लिए घूमने जाते हैं और पता लगता है कि राजा रघुवंशी को सोनम रघुवंशी ने हत्या कर दी। इस पर आप क्या कहेंगे? सर आज की डेट में जो ये तरीका चल गया है, सिर्फ ये एक केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आज की डेट में लड़की जो है अपने हस्बैंड को मार रही है। मैंने आपको बताया रेशियो कि जो एनसीआरबी का डाटा है, अगर आप उसको देखोगे तो अगर हत्या को मिला दोगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो आप समझो कि ये जो कर रही हैं, अब आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि आज तक इंडिया के हिस्ट्री में नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने एक महिला को हत्या करने पे
फांसी की सज़ा सुनाइए। इसी का उल्टा इसी का उल्टा कर दो आप। कितने ऐसे केसेस मिल जाएंगे जिसमें अगर लड़का ने अपनी वाइफ को या किसी भी महिला को मारा होगा तो उसको फांसी की सज़ा दी गई। सोनम रघुवंशी के ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? सोनम रघुवंशी अभी जेल में है, उसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और हम सब इसके साक्षी बनेंगे कि उसको क्या सज़ा मिलती है कोर्ट के द्वारा। और तब तक अगर आपको पता हो तो कुछ उनके घर के द्वारा जो है उनके भाइयों के ऊपर, राजा रघुवंशी के भाइयों के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे मतलब फॉल्स केसेस फिर से डालने की कोशिश हो रही है जिससे उनका घर परिवार जो है वो और भी केसों में लिप्त रहे। अभी पुरुष वर्ग शादी करने से घबरा रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पे रील्स आती है ड्रम को लेके, ब्लू ड्रम को लेके। कुछ कॉमेडी भी इस पे हुई थी, लेकिन हम कॉमेडी की बात नहीं करें, बात अभी गंभीर चल रही है। एक यूपी का एक केस है मेरठ का, इसमें एक पत्नी ने उसके प्रेमी के साथ मिलकर उसके पति को काट काट कर ड्रम में भर दिया था। सेम वही एग्जांपल है कि आज के डेट में जो है वो लड़कियां मारने पे उतर आई हैं। और इसी का एक उदाहरण आपने दिया कि ब्लू ड्रम से लोग घबरा रहे हैं। और मैंने बताया कि इसी वजह से आज की डेट में जो शादी हो रही है वो हिंदू समाज के लड़के डर रहे हैं शादी करने से। और ये जो चीज़ हुई इसके पीछे कोई हमारी सरकार इसका कोई मतलब कोई एक ऐसा कुछ कानून आ गया हो, ऐसा कोई कानून में चेंज हो गया हो, कुछ भी नहीं। ये क्योंकि लड़का मरा जैसे है निर्भया के समय, निर्भया कांड के समय हुआ और था। आप समझो इस केस में सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के अलावा जो है लड़के या कोई महिला ऐसी जो है वो रोड पे आई उतर के कि नहीं कुछ ऐसा होना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जानी चाहिए। जेल में सिर्फ बंद हो जाने से क्या उस बंदे को बेगुनाही मिल जाएगी, मतलब वो मान लिया जाएगा कि उसको इंसाफ मिल गया सिर्फ जेल में बंद करने से? इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। इस समाज में अब ये डर खत्म हो गया लड़कियों को और महिलाओं को कि अगर हमने कुछ किया तो हमारे विरुद्ध में कुछ हो सकता है। ये डर खत्म हो गया। और ये डर, जब तक ये डर नहीं आएगा वापस इस समाज में, तब तक ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। क्योंकि आजकल जो है वो, पहले हम लोग सुनते थे कि पैसों पे शादी होती है, लड़की वाले देखते हैं पैसा, लेकिन आज की डेट में तो पैसा कमाने का जरिया बन गया है एक शादी करो, दूसरी शादी कर दो, दूसरे से मिल जाएगा, तीसरी शादी करो, तीसरे से मिल जाएगा, चौथी शादी करो, चौथी। ऐसे हमने रिसेंटली अभी 8 शादी कर रही हैं एक लड़कियां, और 8 से एल्यूमनी, 8 से वो मेंटेनेंस चल रहा है। ऐसे ऐसे कितने केस हैं। और आप जो ब्लू ड्रम की बात कर रहे हैं, ये रील्स तो बहुत चले थे और लोग डर भी रहे थे, लेकिन लोग भूल जाते हैं। हमारे समाज में हमारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को भूल जाते हैं, जबकि इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। आप किसके ऊपर बिलीव करोगे? अगर अपने वाइफ के ऊपर बिलीव करना छोड़ दो आप, तो ये समझो ट्रस्ट खत्म होता जाएगा। और ट्रस्ट खत्म होगा तो क्या होगा हमारे समाज का? तो ये पूरा जो रचना है इस शादी का जो पूरा रचना है वो ट्रस्ट पे बिल्ड है। आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, तभी ये पूरी जो रिलेशन है वो रिलेशन चलता है। अगर ये ट्रस्ट ही खत्म हो जाए इस पूरे रिलेशन से, तो फिर शादी बचेगी नहीं, कुछ नहीं बचेगा। सही बात है सर। विकास जी, ये तो बात हुई शादी को लेकर के, शादी होती है तो पुरुष के साथ ऐसा हो गया। 2 केस हमने अभी देखे हैं। अभी एक निक्की भाटी का केस सामने आया था जो नोएडा के आसपास का था, मुझे एग्जैक्ट जगह पता नहीं है। ये घटना क्या थी? सर, इस घटना को मैं खुद गया था मिलने के लिए आईओ तक। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मैंने ली थी। इस घटना में ऐसा हुआ था कि एक लड़की जलती है, आग लगाती है, और आग लगा के सीढ़ियों से नीचे आती है। उस 2 बहनों की शादी एक ही घर में होती है। निक्की भाटी वाले केस में 2 बहनों की शादी एक ही घर में होती है। जो छोटी वाली बहन है वो अपने आप को जो है वो आग लगाती है, और बड़ी वाली वो नीचे आती है आग लगा कर सीढ़ियों के माध्यम से। तो कोई भी एक व्यक्ति, चाहे वो अपना हो या पराया हो, सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर अपने आप को आग लगाता है और दूसरा कोई देखता है तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन होगा? हम उसको बचाएंगे। आप उसको बचाओगे। इस केस में वो बहन जो है वो एक वीडियो बनाती है, उसमें कहती है, बहन ये तूने क्या कर लिया? बहन जल रही है सामने। ये वीडियो वायरल हुआ था। ये वीडियो तो ये वायरल हुआ था कि जो लड़का है वो लड़की को पीट रहा है।
ये वीडियो वायरल हुआ था और इस वजह से निक्की ने अपने आप को जला लिया। ये वायरल हुआ था। वाकई लड़का पीट रहा था? नहीं हो रहा था। ये वीडियो था बहुत पुराना और उसमें वो चेहरा भी शायद मुझे लगता है कि उसमें दिख भी नहीं रहा था कि वो चेहरा उसी का है, निक्की का है। वो बहुत पुराना वीडियो जो है कोई वायरल किया गया, उसकी बहन के द्वारा वायरल किया गया। और उसके बाद जो है पूरा माहौल जो है वो ऐसा, मतलब मीडिया ने उस माहौल को ऐसा उसको वायरल किया गया कि अब पुलिस के पास जो है वो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है। अब पुलिस को देखिए, आप पुलिस की बातें बताऊँ आपको तो सबसे पहले पुलिस जो है वो लड़के को पकड़ती है, लड़के के पूरे परिवार को पकड़ती है, लेकिन पूरे परिवार में जो उस लड़की की बहन है जो सामने वीडियो बनाई थी उस लड़की को नहीं पकड़ती पुलिस, जबकि वो तो विक्टिम, जबकि उसी घर में वो मौजूद है, सामने मौजूद है, लेकिन उस लड़की को नहीं पकड़ा जाता है। ये कोई इंसिडेंस? उसकी माँ को पकड़ लिया जाता है, उसके बाप को पकड़ लिया जाता है, दोनों भाइयों को पकड़ लिया जाता है। और सुनिए, वो जो लड़का है निक्की का हस्बैंड जो है उसको एनकाउंटर भी किया जाता है, पैरों पे गोली मारी जाती है। क्यों मारी जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि वो लड़का भाग रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सोनम रघुवंशी नहीं भाग रही थी, निकिता सिंघानिया नहीं भाग रही थी? अंतिम 2 शब्द अपने भाई के लिए। जिंदगी भर मैं मिस करूंगा उसको, और जो उसने एडवाइस दी है मुझे शायद उसको पूरा करने की कोशिश में पूरा करूंगा। आज आप हमारे बीच इतनी दूर से पधारे, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। आपने हमें उचित समय दिया, अपनी बात दर्शकों तक पूर्ण रूप से बताई, सच्चे मन से बताई। आपने कोई भी ऐसी बात नहीं छुपाई जो छुपाना चाहिए थी, अपने मन को पूरा खोला है दर्शकों के बीच। आपका इस चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि अब मैं इस पॉडकास्ट एपिसोड के अंत में आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी इनसाइड स्टोरी अतुल सुभाष मोदी जी की हमने आज सुनी है, उनके भाई के मुखारविंद से पूरी स्टोरी उन्होंने हमें बताई है। बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है। मैं समाज, शहरवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कानून गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरी तरह सही है। कुछ संशोधन की आवश्यकता है, हर व्यक्ति विशेष में जिस प्रकार से होती है तो उसकी बनाई गई व्यवस्थाओं में भी होनी चाहिए। आज का जो ये एपिसोड है पूरा अतुल सुभाष जी मोदी के भाई के साथ हमने करा है। इसमें जो भी तथ्य उन्होंने बोले हैं इसका इस चैनल से कोई संबंध वैसे है नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये उनकी पर्सनल स्टोरी है। जो धाराएं उन्होंने बताई हैं उसका जो तथ्य उन्होंने इस यात्रा के दौरान जो निकाला है वो आज आप सभी के समक्ष रखा है। जुरिडिक्शन को लेकर भी उन्होंने जो बात कही है ये उनके तत्व है, इस बात का भी इस चैनल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनके जो मन की भावना थी उससे आज मेरा मन भी बैठ चुका है, मैं भी इमोशंस में आया हूँ। मैं चाहूँगा आप इस बात को समझें, उनके दर्द को समझें, एक पुरुष के दर्द को समझें, और आपका अब समय आ चुका है, आपको परिवर्तन कराना है। जय हिंद, जय भारत।